तो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा जो सब्जेक्टिव मेंस का एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री की 2 वीडियो बना दी हैं भई। ये भारतीय संविधान का जो हमारा सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग है। वैसे ये वाला क्वेश्चन है नहीं हमारे सिलेबस में। भारतीय संविधान के विकास के चरण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें। भूमिका: संविधान नियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण की लंबी प्रक्रिया से जो भारतीय संविधान उसको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। भारतीय संविधान के विकास के चरण: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जो कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध था। बक्सर के युद्ध से कंपनी को भू राजस्व, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता प्राप्त हो गई जो कि एक राज्य का अनिवार्य तत्व है। इसकी व्यवस्था के लिए नियमों की आवश्यकता थी और यही नियम अधिनियम कहलाए जिन्होंने संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की। सबसे पहला कौन सा था भी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा क्या क्या होता है? एक तो कलकत्ता में 1776 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट ये वो वाला नहीं है जो अभी आज है। जो आज वाला सुप्रीम कोर्ट है उसकी 1935 के अधिनियम से होती है। ठीक है। जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है भाई। 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनी। 4 सदस्य वाली एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। 20 वर्षों हेतु कंपनी के व्यापार का एकाधिकार, मतलब सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती है। 20 वर्षों के लिए ऐसा निश्चित कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश संसद का यह पहला नियंत्रण था। ब्रिटिश संसद के द्वारा लगाए जा रहे भैया, ये ध्यान में रखना। ठीक है। भारत में ब्रिटिश संसद का यह पहला नियंत्रण था। एक एक्ट आया था भी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें कुछ खास है नहीं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पिट्स द यंगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा इस अधिनियम को तैयार करने के कारण इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन का आरंभ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है भैया, इनकी स्थापना की जाएगी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन के लिए। ठीक है। तो कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अभी हमने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था ना उसमें हमने पढ़ा था भी कितनी की थी? 4 की थी, लेकिन यहाँ घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई। कोलकाता को कंपनी की राजधानी बनाया गया। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। फिर एक 1786 का आता है बिल। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर 1786 का विशेष अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसे परिषद के निर्णय तक को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। तो अभी तक हमने एक पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक पढ़ा है हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और एक 1786 का विशेष अधिनियम। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उससे क्या क्या होता है? एक तो जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन बनता भी? वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और भी जो 4 सदस्यों वाले एक कार्यकारी बोर्ड का परिषद का गठन किया जाता है। इसके साथ साथ और क्या किया गया था भाई? जो भारत में है ना, ये ब्रिटिश संसद का पहला अधिनियम था और 20 वर्षों के लिए कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार था उसको बढ़ा दिया गया था। जो दूसरा पिट्स एक्ट बना 1784 का, उसको पिट्स एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम था भाई। ठीक है। फिर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन के लिए क्या किया था? एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। और जो उन्होंने जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था ना तब 4 सदस्य किए थे, तो इसमें घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए थे। ठीक है। और गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दे दी गई। कोलकाता को कंपनी की राजधानी बनाया गया। पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। जो 1786 का विशेष अधिनियम था वो किसके टाइम पर आता है भी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आता है। उसको प्रधान सेनापति बना दिया जाता है और उसे परिषद के निर्णय तक को रद्द करने का अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद आता है 1793 का पहला चार्टर अधिनियम। अभी चार्टर अधिनियम आएंगे भी। ठीक है। हर 20 साल के बाद आएंगे। 1793 का पहला चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक, वैसे देखो 1700 बीच में ही आते हैं भी, 1784 आप 1773 से याद कर सकते हो। 1773 के बाद फिर 1793। ठीक है। 1793 के बाद फिर 1813 में आएगा, फिर 1833 में, फिर 1853 में। कई इसी को बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश अधिनियम है ना, ब्रिटिश 5 रूल, वो कई इसको बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो नहीं है भाई। ठीक है। 1793 का पहला चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इससे पहले 1773 में बढ़ाया गया था, दोबारा से फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर पूरे 20 वर्ष हो गए ना 1773 वाले एक्ट को। व्यापारिक कंपनी को व्यापारिक अनुमति देने की शक्ति
मिल गई, जो मतलब कंपनी थी उसको व्यापारिक अनुमति देने की शक्ति मिल गई। 1813 का चार्टर अधिनियम इंपॉर्टेंट है भी, ये वैसे भी आ सकता है 4 नंबर में, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग आए, लेकिन 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी, चाय तथा अफीम के व्यापार पर एकाधिकार अन्य समाप्त कर दी गई। मतलब अब जो कंपनी थी ना उसका सिर्फ चाय और अफीम के व्यापार पर एकाधिकार था, बाकी उनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश नागरिकों और कंपनियों को व्यापार की अनुमति मिल गई। अब जो ब्रिटिश नागरिक थे ना वो भी इसके साथ, भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया। भारत में ईसाई मिशनरी आगमन को अनुमति मिल गई। स्थायी निकायों को करारोपण की शक्ति मिली। तो 1813 के चार्टर अधिनियम से क्या क्या हुआ था, भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबको याद रहने वाली चीज़ है वो क्या थी कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा क्या था भाई, जो ईसाई मिशनरी थी ना उनको भारत में आगमन की अनुमति मिल गई थी। और तीसरा क्या हुआ था, जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे ना उसमें सिर्फ चाय और अफीम, चाय, चीन और अफीम के व्यापार को छोड़कर बाकी सबका जो उनका एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और क्या हुआ था, जो स्थानीय निकाय थे ना उनको भी करारोपण करने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है भाई। उसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह से, यानी कि 1813 में तो देखो चाय, चीन और अफीम का व्यापार रखा था, लेकिन 1833 में पूरी तरह से व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कौन बना भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर के बने कानून को एक्ट कहा जाने लगा। अब जब गवर्नर बन गया, जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो उसके द्वारा जो कानून होते थे उसको क्या कहा जाने लगा, एक्ट। परिषद की संख्या दोबारा से 4 कर दी गई। जो 1773 में 4 की गई थी, 1784 में उसको पिटिशन एक्ट के द्वारा 3 कर दिया था। दोबारा से फिर 1833 के चार्टर अधिनियम से 4 कर दी गई। चौथा कौन जुड़ेगा भाई इसमें, विधि अधिकारी के रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा जाएगा, ठीक है। संपूर्ण भारत के लिए एक बजट, अब पूरे भारत के लिए एक बजट बनेगा, ठीक है। भारतीय विधि आयोग का गठन मैकाले की अध्यक्षता में बना। गवर्नर जनरल की परिषद को भारतीय परिषद कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना उसको भारतीय परिषद कहा जाने लगा। चौथे सदस्य के रूप में अस्थायी रूप में लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया था। अभी दोनों ये इंपॉर्टेंट है, 1813 वाला भी और 1833 वाला। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो 1813 वाला चार्टर अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपनी है ना उसके जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको वही चाय, चीन और अफीम के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिए जाते हैं। दूसरा, भारत में 1 लाख रुपए खर्च करने की शिक्षा पर, ठीक है, अनुमति मिलती है। तीसरा क्या होता है भी, जो ईसाई मिशनरी होती है ना उनको भारत आगमन की अनुमति दे देते हैं। स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति मिलती है। और जो ब्रिटिश नागरिक और कंपनी थे ना उनको भी व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ये तो था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1793 से चार्टर अधिनियम स्टार्ट हो गए हैं भी। उसके बाद 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का। तो जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे करने से भी पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो परिषद बनाई थी ना रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें 3 कर दिए गए। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दोबारा से 4 सदस्य कर दिया गया वो, और उसको भारत परिषद बोला जाने लगा अब, ठीक है। और चौथे सदस्य के रूप में किसको जोड़ा गया था भाई, लॉर्ड मैकाले को। और जो ये था ना मतलब पूरे संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का निर्माण किया गया संपूर्ण भारत के लिए। और जो व्यापारिक एकाधिकार थे ना पहले से चाय, चीन और अफीम, उसको भी अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सरकारी सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का परीक्षा के लिए लंदन में कॉलेज बना भाई, ठीक है। सरकारी सेवाओं को के चयन के लिए जो अभी हमारे यहाँ यूपीएससी, आईएएस ये सारी होती है ना, तो उस टाइम जो सेवाएं थी ना सरकारी सेवाएं, उनके लिए खुली प्रतियोगिता भाई परीक्षा के लिए लंदन में कॉलेज बनाया गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम, भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार, ठीक है भाई। क्या क्या बने, जनरल परिषद, एक उसमें गवर्नर जनरल परिषद और दूसरा विधान परिषद जिसमें 12 सदस्य होते थे। कंपनी के प्रशासनिक अधिकार अनिश्चित काल तक
बढ़ा दिए गए। अभी तक क्या हो रहा था, 20 वर्षों के लिए बढ़ाए जा रहे थे। अब बोला कि भी जो प्रशासनिक, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार तो देखो 1833 के चार्टर अधिनियम से पूरी तरह समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रशासनिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ रहे थे ना। तो जब 1853 का चार्टर अधिनियम आया ना, तो उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया था। ICS हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 1853 से 1922 तक यह जो परीक्षा थी वो लंदन में हुई, और 1923 से ये भारत में इलाहाबाद में आयोजित करवाई गई थी भाई सबसे पहले, ठीक है। 1853 से 1922 तक तो कहाँ होती रही, लंदन में, और 1923 में भारत में। विधि सदस्यों को पूर्ण सदस्य बना दिया गया, क्योंकि जो विधि सदस्य था उसे अस्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा गया था ना, लेकिन अब उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया। जो दो है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसको प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को कम किया गया था, 6 सदस्यों को क्राउन नियुक्त करेगा, ठीक है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या को कम किया गया और 6 सदस्य को अब क्राउन नियुक्त करेगा। उसके बाद भी भारत शासन अधिनियम 1858, 61, 1922 पार्लियामेंट्री सुधार, एक बार हम पहले यही कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो संविधान वाला क्वेश्चन है ना उसको बाद में करेंगे, पहले 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको ही करते हैं। 1808 एक और बता देती हूँ जी, 1857 की जो क्रांति है ना, जो उसके प्रभाव है वो सारा यही है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, यह अधिनियम लॉर्ड स्टैनले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस समय इंग्लैंड में विक्टोरिया का शासन था, प्रधानमंत्री पामस्टोन थे। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की गई एक शाही दरबार के द्वारा। जो 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम आता है उसको क्या कहा जाता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो उस टाइम पे ये कौन था, इंग्लैंड में कौन थी, विक्टोरिया थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, पामस्टोन थे। और यह अधिनियम किसने बनाया था, स्टैनले ने। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा एक शाही दरबार के द्वारा की जाती है। जो भारत के गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। देखो भाई, जो गवर्नर जनरल वाली कहानी है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाता है। तो सबसे पहले कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। फिर जो 1833 का चार्टर अधिनियम है उसमें क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो ऐसे करने में पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, ये क्या है भाई, भारत शासन अधिनियम। इसके थ्रू क्या होता है, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कहा जाने लगता है। और ऐसा पहला कौन बनता है भाई, लॉर्ड कैनिंग। सबको पता ना, क्योंकि 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर हुई थी। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन को सौंप दिया गया। जो 1857 की क्रांति के प्रभाव हैं वो सारे सेम यही हैं, ठीक है। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन को सौंप दिया गया। भारतीय सेना की संख्या में परिवर्तन किया गया। इंग्लैंड में भारत के लिए सचिवालय बनाया गया। प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनले बने, जिसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था ना भारत परिषद अधिनियम, उसी को फिर क्या कर दिया गया भाई, सचिव बना दिया गया। भारत में मुगल शासन तथा लैप्स की नीति की समाप्ति कर दी गई। जो मुगल शासन था उसको भी समाप्त कर दिया गया और लैप्स की नीति को भी समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ। जो सरकार भाई, जो क्राउन था उसने अब क्या कहा कि जो भारतीय रियासतें हैं और उनके धार्मिक मामले हैं उनमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद है भाई भारत परिषद अधिनियम। अब सारे जितने हैं ना वो भारत परिषद अधिनियम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1861 वाला, इस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड में विक्टोरिया का शासन था, वही सेम है भाई, वायसराय भी वही है और महारानी भी विक्टोरिया है। पुनः विकेंद्रीकरण की शक्ति, जो कि 1833 के अधिनियम में केंद्रीकृत की गई थी। जैसे पूरे संपूर्ण भारत के लिए उन्होंने बोला था ना कि एक ही बजट होगा, तो पुनः विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया, जो पहले केंद्रीकृत कर दी गई थी। 3 नई विधान परिषद बनी, बंगाल में 1862 में, संयुक्त मध्य प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। तो इस अधिनियम के द्वारा 3 नई विधान परिषद बनती भी, एक तो बंगाल में 1862 में, संयुक्त मध्य प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। 3 उच्च न्यायालय एक्ट 1861 उच्च न्यायालय के द्वारा स्थापना की गई। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता में 1862 में। आज तक इनके नाम वही हैं जो उस टाइम रखे गए थे, क्योंकि ये एक्ट 1861 के थ्रू बने थे, तो इनमें कोई चेंज अभी तक किया नहीं गया है। तो उच्च न्यायालय के द्वारा स्थापना की गई है। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता बनते कब है, 1862 में, लेकिन एक्ट कौन सा है भाई, 1861 वाला।
वायसराय की कार्यकारी परिषद की मत, ये पता है भाई 4 नंबर में आ सकता है, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861 या 1909 या भारत परिषद 1858, 1813, 33, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई थी। अभी आपने जैसे देख लिया, अभी पुनः विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया, 3 नई विधान परिषद बनी, 3 उच्च न्यायालय बने। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की मदद के लिए केंद्रीय विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्यों में 3 भारतीय, पटियाला के महाराजा नरेंद्र, सर दिनकर राव और देवनारायण, ठीक है, 3 लोग शामिल हुए भी पहली बार। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 3 भारतीय शामिल होते हैं, एक तो पटियाला का महाराज नरेंद्र, एक सर दिनकर राव और एक देव नारायण। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया 1874 में, छठा सदस्य, यानी कि टोटल 6 सदस्य हो गए, लेकिन इसके थ्रू कौन सा जोड़ा गया था भी 5वां सदस्य। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। आपको पता ना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अभी फिलहाल। तो उस टाइम वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट से मिलती है, भारत परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग की विभागीय व्यवस्था को मान्यता दी गई, जो लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था बनाई थी उसको मान्यता दे दी गई। तो ये था भाई भारत परिषद अधिनियम 1861। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 में बनता है, उस टाइम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, और महारानी कौन है, विक्टोरिया है। तो इसके द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, जो 1833 का अधिनियम था ना, चार्टर अधिनियम, उसमें क्या किया था, अभी केंद्रीयकृत व्यवस्था को अपनाया गया था, जैसे संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट। तो इसके थ्रू क्या हुआ, पुनः भी केंद्रीयकरण की व्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरा क्या होता, अभी 3 नई विधान परिषदें बनाई जाती हैं। एक तो कहाँ बनती है, सबसे पहले बंगाल में 1862 में, दूसरा संयुक्त मध्य प्रांत में 1866 में, और तीसरा जो है आपके पंजाब में 1897 में। इसी के थ्रू क्या होता है, अभी एक एक्ट आता है, उच्च न्यायालय एक्ट 1861। इसके थ्रू 3 बनते हैं उच्च न्यायालय, एक मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, जो बनते कब हैं, 1862 में। एक्ट 1861 का है, लेकिन बनते कब हैं, 1862 में। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसकी मदद के लिए केंद्रीय विधान परिषद और सरकारी सदस्यों में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन थे भाई 3 भारतीय सदस्य, एक तो पटियाला के महाराज नरेंद्र, एक सर दिनकर राव और एक देवनारायण। ये 3 भारतीय जो है वो केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किए जाते हैं। फिर भाई जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, जिसमें अभी 5वां सदस्य जोड़ा गया था, चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले को जोड़ा गया था ना विधि सदस्य के रूप में। अब कौन किसको जोड़ा जाता है भी, 1800 इसमें 5वां सदस्य जोड़ा जाता है, इसके थ्रू 1861 के थ्रू, और 1874 में 6ठा सदस्य जोड़ दिया जाता है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। लॉर्ड कैनिंग की जो विभागीय व्यवस्था थी उसको मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। एक ये वाला एक्ट भी आया था भी, जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको समाप्त किया गया था। ईस्ट इंडिया स्टॉक डिडेंट रिडक्शन अधिनियम 1873, 1 जून 1874 को कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की गई थी ना, वो इस अधिनियम से की गई थी, 1 जून 1874 को। भारत परिषद अधिनियम 1892, यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय के समय आया था। इसी समय के दौरान A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में डफरिन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। 1885 में लॉर्ड डफरिन के टाइम पर की गई थी भाई, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, उनकी संख्या में वृद्धि की गई। बजट व लोकहित मामलों पर बहस करने की अनुमति 6 दिन पहले आपको अग्रिम सूचना देनी होगी। यहाँ पर सिर्फ बजट और लोकहित मामले में आपको बहस करने की अनुमति मिली है, ना आप वोट कर सकते हैं, ना आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या मिली है भी, बहस करने की, वो भी तब कर सकते हो जब 6 दिन पहले आप अग्रिम सूचना दोगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस वैसे देख लिया। अभी तक जो हमने अधिनियम किए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक 1813 का अधिनियम जो चार्टर एक्ट है, और एक 1833 वाला। उसके बाद 1858 का हमने पढ़ा है, और भारत परिषद अधिनियम 1861 वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909, 1919 और 1935। भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस समय भारतीय सचिव मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो थे।
भाई इनके नाम पर ही इसका जो भारतीय सचिव हैं वो कौन है, मार्ले हैं, और जो वायसराय है वो कौन है, लॉर्ड मिंटो। इसी के नाम पर इसको क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई, भारतीय सचिव का पद है वो बड़ा है। आपको पता ना इंग्लैंड में सचिवालय बनाया गया, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसमें भारतीय सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। इस प्रकार इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम पड़ा। यह जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया था। किसकी सिफारिश पर लाया गया था भाई, जॉर्ज अरुंडेल। इससे पहले हमने 1858 का अधिनियम पढ़ा था, वो कौन लेके आया था, स्टेनले। और उसी को फिर भारतीय, क्योंकि भारतीय सचिव वाला पद कब बनता है, 1858 का जो भारतीय परिषद अधिनियम ना उसके थ्रू बनता है, ठीक है। तो जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इसका प्रमुख कारण बंगाल का विभाजन होना और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके द्वारा होम रूल की मांग करना, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। ये क्यों लाया गया था, इसके क्या कारण थे, एक तो कुछ जो कांग्रेस थी वो क्या कर रही थी भाई, होम रूल की मांग कर रही थी, दूसरा इस टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था, और तीसरा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब इसके द्वारा वे क्या क्या थे भी, क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश, और सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। क्योंकि अभी तक देखो भाई, जो केंद्रीय परिषद थी उसमें शामिल कर लिए गए, लेकिन कार्यकारिणी परिषद में शामिल नहीं किए गए थे। ना ही भारतीय सचिव की परिषद में कोई भारतीय शामिल हुआ है। सिर्फ केंद्रीय विधान परिषद में शामिल हुए थे 3 सदस्य, हमने पढ़ चुके हैं, सरदिनकर राव, नरेंद्र और देवनारायण, 3 लोग शामिल हुए थे। अब कौन होगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश, सबसे पहले कौन बनता भी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। भारतीय सचिव की परिषद में पहली बार 2 भारतीय सदस्य, एक तो के जी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया जाता है। भाई इस एक्ट के द्वारा 1909 वाला है उसके द्वारा पहले 2 काम होते हैं। सबसे पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, और जो दूसरा भारतीय सचिव की परिषद में पहली बार 2 सदस्य के जी गुप्ता और हसन बिलग्रामी को शामिल किया जाता है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने, बहस करने, मत प्रस्ताव करने का अधिकार, मतलब जो भी काम है बजट से रिलेटेड वो सारे मिल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले जो अधिनियम हमने पढ़ा था ना, भारत परिषद अधिनियम, उसमें सिर्फ क्या हुआ था, 1893 का जो पढ़ा उसमें क्या हुआ था, सिर्फ आपको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, वो भी जब जब आप 6 दिन पहले उसकी अग्रिम सूचना दोगे। लेकिन अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का, बहस करने का, मत करने का, प्रस्ताव पेश करने का सभी अधिकार इसमें मिल जाएंगे। पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया था मिंटो द्वारा। मेन कौन सा है भाई, ये वाला, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो, सांप्रदायिकता का आरंभ होगा ना यहाँ से। मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन मंडल मुस्लिम वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। मतलब इसका क्या मतलब था भाई, कि मुस्लिम जो कैंडिडेट है ना उसको मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, उसको कोई हिंदू वोट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये था, ठीक है। मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन मंडल मुस्लिम वर्ग के लिए फूट डालो राज करो की नीति, इसे संवैधानिक उदारवाद का अधिनियम कहा गया है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको करवा देती हूँ। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो सचिव था ना वो था मार्ले, और जो वायसराय था वो मिंटो था, इसलिए इन दोनों के नाम को मिलाकर इसका नाम ये रखा गया था। इसको जो समिति थी जिसने पेश किया था वो थी अरुंडेल समिति। अब ये लाया क्यों गया था, एक तो क्या था भी, उस टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ था, दूसरा क्या हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना वो लगातार होम रूल की मांग कर रही थी, और उसी टाइम पर मुस्लिम लीग के द्वारा भाई मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी मुसलमानों के द्वारा ढाका में, ठीक है। अब इस जो अधिनियम है इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। पहली बार वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, जिसका नाम था भाई सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो किसको शामिल किया गया था भाई, 1861 में 3 केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। एक थे देवनारायण, सरदिनकर राव और पटियाला के महाराज नरेंद्र, ठीक है। लेकिन अभी 1909 वाला भारत परिषद अधिनियम है उसके द्वारा एक तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जोड़ दिया गया, दूसरा शामिल कर दिया गया, दूसरा जो भारतीय सचिव की परिषद में है उसमें 2 व्यक्ति जोड़े गए, एक तो के जी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब जो है बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का, बहस करने का, प्रस्ताव पेश करने का सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, मत करने का भी, ठीक है। पहली बार चुनाव का प्रावधान था, और मिंटो द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या निर्वाचन फूट डालो राज करो की नीति का
पालन किया गया। इस जो ये अधिनियम है इसको सैद्धांतिक उदारवाद का नियम कहा जाता है, ठीक है। और निरंकुशवाद का किसको कहा जाता है भाई? 1935 वाले को, ठीक है। इसको तो बोला जाता है संविधानिक उदारवाद का अधिनियम, और जो 1935 वाला है ना उसको बोलते हैं हम संविधानिक निरंकुशवाद का अधिनियम। अगला एक्ट है भाई भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के समय भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसको कई बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन है? ये वो सचिव है, और वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड है। अब इसके द्वारा क्या क्या हुए थे? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ हुआ, यानी कि 2 सदनों वाली जो व्यवस्था अभी हमारे भी जैसे केंद्र में क्या है, 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो प्रणाली कहाँ से स्टार्ट होती है? जो 1919 का अधिनियम है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का आरंभ हुआ, जो वर्तमान स्थिति है। राज्यों प्रांतों में उत्तरदायी द्वैध शासन का आरंभ हुआ। प्रांतों में अब क्या होगा भाई? उत्तरदायी द्वैध शासन। शक्तियों को 2 भागों में विभाजन, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ठीक है। सबसे पहले केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन। द्विसदन और द्वैध में अलग अलग है भाई। द्विसदन का मतलब हो गए 2 सदन, और द्वैध का मतलब ये होगा कि मतलब प्रशासनिक और आप आर्थिक लगा लो, मतलब आर्थिक और प्रशासनिक अलग अलग, मतलब उनको बांट देना, ठीक है। जो अधिकार हैं उनको बांट देना, वो हो गया द्वैध शासन, ठीक है। आरक्षित कर लिए भी, ये तो आरक्षित हैं मतलब रिजर्व हैं, इनको सिर्फ वायसराय के पास ही रखना है। हस्तांतरित मतलब ये ऐसे विषय हैं जो आपको बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तीसरा है भी प्रत्यक्ष मताधिकार प्लस महिला मताधिकार। यह कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर था। जो उससे पहले आपको पता ना चुनाव का प्रावधान तो कहाँ से स्टार्ट हो गया? 1909 से। लेकिन अब क्या होता है? प्रत्यक्ष मताधिकार, महिला मताधिकार, यह कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर था। ली आयोग की स्थापना 1926 में यूपीएससी बनती भी। इस एक्ट के थ्रू ली आयोग की स्थापना की जाती है। ली आयोग के थ्रू ही यूपीएससी बनी है भी 1926 में। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, हमारे आईएएस आईपीएस की जो नियुक्ति करती है वो कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कौन सी आयोग से बनता है? ली आयोग। और एक्ट कौन सा है भाई? भारत शासन अधिनियम 1919 वाला, ठीक है। कैग की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 148 में आपको पता है ना, कैग का वर्णन है, उसका भी प्रावधान कहाँ से मिलता है? 1919 के अधिनियम से। गवर्नर परिषद में 6 में से 3 भारतीय, जो अभी तक गवर्नर परिषद थी ना उसमें से निश्चित कर दिया कि भी 6 में से 3 भारतीय सदस्य बनेंगे। केंद्र और राज्यों के बजट अलग अलग। अभी तक क्या हो रहा था भाई? एक ही बजट आ रहा था ना। जो 1833 का अधिनियम आया था उसमें क्या बोला था कि भी संपूर्ण भारत के लिए एक बजट तैयार किया जाएगा। लेकिन जो 1919 का अधिनियम आया उसमें बोला गया कि केंद्र और राज्यों के बजट अब अलग अलग होंगे। सांप्रदायिकता को बढ़ाकर भाई मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। एक कोई बोल रहा था जब मैंने पहले पढ़ाया था कि इसमें नहीं शामिल किया था, लेकिन ये सही है भाई, इसी में शामिल किया था। जो सांप्रदायिकता थी इससे पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए थी, लेकिन अब बढ़ाकर क्या कर दी गई? मुस्लिमों के साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। भारतीय सचिव को वेतन भारत से नहीं दिया जाएगा। जो भारतीय सचिव का पद है ना, 1858 का जो परिषद अधिनियम है उसके थ्रू बनाया गया है। तो अब ये बोल दिया गया कि भारतीय सचिव को वेतन भारत से नहीं दिया जाएगा, और जो 1935 का अधिनियम है उसके थ्रू इसको समाप्त कर दिया जाएगा। 8 फरवरी 1921 को देशी रियासतों के लिए नरेंद्र मंडल का निर्माण। सबको पता भी कई बार पूछा जाता है कि नरेंद्र मंडल का संबंध किससे है? तो जो देशी रियासत थी ना उनसे संबंध था। तो 1921 और 121 आप ऐसे याद कर लेना, कितनी रियासतें शामिल थी? 121। इसकी जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन आएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भी? मॉन्टेग्यू कौन था? भारतीय सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय था। तो इन दोनों के नाम पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं। सबसे पहले देखो, जो ये अधिनियम है इस टाइम पर भारतीय सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू है, और वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों के नाम पर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। सबसे पहले तो क्या हुआ? जो केंद्र है उसमें द्विसदन व्यवस्था यानी कि 2 सदनों वाली व्यवस्था स्टार्ट हुई, जो कि अभी भी है भारत में। दूसरा भाई प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, मतलब शासन को 2 भागों में बांट दिया कि एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। जो आरक्षित विषय है वो कौन रखेगा? वायसराय अपने पास रखेगा, ठीक है। तीसरा जो मताधिकार था ना, प्रत्यक्ष मताधिकार था, उसको बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। मतलब मताधिकार है ना वो महिला मताधिकार भी ये कर संपत्ति शिक्षा के आधार पर था। ऐसा नहीं था भी कोई किसी को भी मिल जाए, ये कर जो आप मतलब टैक्स पे कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता था। तीसरा क्या है? जो ली आयोग है उसका गठन किया गया 1919 के
अधिनियम के द्वारा। और उसके अकॉर्डिंग फिर 1926 में कौन सी बनती है भी, यूपीएससी बनता है। फिर कैग, जो हमारे आर्टिकल 148 में वर्णन है ना संविधान में, तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान भी कहाँ दिया गया है, 1919 के अधिनियम में। जो इन्होंने सांप्रदायिकता वाला था ना, वो ये विस्तार कर देते हैं। मुस्लिम के साथ साथ इसमें किसको शामिल कर लेते हैं भाई, सिख को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपीय लोगों को, और एक और है भी ईसाई, सिख के साथ साथ ईसाई, हाँ ठीक है, ईसाई को भी शामिल कर लेते हैं। और जो भारतीय सचिव को जो वेतन दिया जाता था ना भारत से, अब वो भारत से नहीं दिया जाएगा। भारतीय सचिव का पद कब बढ़ता भी, 1858 के अधिनियम। आप एक दूसरे को चीज़ों के ना रिलेट करोगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। जैसे भी केंद्र और जो राज्य हैं उनके लिए अलग अलग बजट, लेकिन एक संपूर्ण भारत के लिए एक बजट हमने कहाँ पढ़ा था, 1833 के अधिनियम में। अब ये क्या बोल रहा है 1919 वाले में, कि केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग बजट बनेगा, ठीक है। 8 फरवरी 1921 को देशी रियासतों के लिए नरेंद्र मंडल का, अब नरेंद्र मंडल का गठन किसके लिए किया गया था भाई, देशी रियासतों के लिए। कितनी शामिल थी इसके अंदर, 121 रियासतें थी। अब इसकी जो है जांच पड़ताल के लिए कौन आएगा भी, वैसे तो 10 वर्ष बाद आना था, जैसे 1919 में बना था तो 1929 में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही, मतलब 1 साल पहले आ जाता है। वैसे गठन इसका 2 साल पहले हो जाता है। तो 1927 में किसका गठन होगा भाई, साइमन कमीशन का। ये इसलिए करवा रही हूँ भाई, वैसे तो देखो जो हमारा संविधान वाला पार्ट है ना, उसमें विकास के चरण हमसे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत शासन अधिनियम 4 नंबर में या 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम के समय जॉर्ज पंचम का शासन था, वायसराय वेलिंगटन था। इसे संवैधानिक निरंकुशता का एक्ट कहा जाता है। संवैधानिक उदारवाद का सिद्धांत कौन सा एक्ट कौन सा है भाई, 1909 वाला, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, संवैधानिक निरंकुशता, ठीक है। वो उदारवाद वाला है, ये निरंकुशता वाला, ठीक है। निरंकुशता का एक्ट कहा जाता है। इसे मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत से प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए। सबको पता नहीं भी, बहुत सारे एक्ट ज्यों के त्यों उठाकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जो कि 1935 का अधिनियम से है, ठीक है। तो इसके समय कौन है भी, जॉर्ज पंचम है, और वायसराय कौन है, वेलिंगटन है। अब सबसे पहले क्या क्या हुआ, जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, परंतु इसे लागू, मतलब इन्होंने कोशिश की थी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की, लेकिन ये इसे लागू नहीं कर सके। जो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया था उसको समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। जो 1858 के अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद अधिनियम बनाई गई थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया। इससे पहले भाई, जो इससे पहले वाला था 1919 में, इसमें बोला गया था कि भारतीय सचिव को जो वेतन है वो भारत से नहीं दिया जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रसार, अब महिला, दलित, मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना, जो ली आयोग है वो तो सेंटर में यूपीएससी की स्थापना करता है, लेकिन प्रांतों में जैसे कि एचपीएससी, आरपीएससी, जो इनकी स्थापना है ना, वो किस अधिनियम से होती है, 1935 के अधिनियम से। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना, अब जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इससे पहले हमने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और वो बनता कब है, 1774 में। लेकिन जो ये वाला है ना संघीय न्यायालय, ये जो फिलहाल है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये उसकी बात है, ठीक है। बनता कब है भाई, 1937 में दिल्ली में बना भी 1937 में। एक्ट कौन सा है, 1935 वाला। बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। जो बरार था उसको कहाँ मिला दिया गया, अब मध्य प्रांत में। मताधिकार का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। इससे पहले भी हमने एक और पढ़ा था, वायसराय को राष्ट्र शक्ति थी ना, अध्यादेश की शक्ति, वो कौन से अधिनियम से मिली थी, 1861 के अधिनियम से। वो किसको मिली थी, वायसराय को। और ये किसको मिलती है भी, राष्ट्रपति को, ठीक है। जो आज फिलहाल हमारे राष्ट्रपति के पास ना आर्टिकल 123 है शायद अध्यादेश वाला, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता ना आर्टिकल 123 में, तो वो किससे मिली थी, आर्टिकल 1900, ये अधिनियम कौन सा, 1935। और जो वायसराय को दी गई थी वो 1861 अधिनियम के द्वारा। अब है भी जो आपातकालीन शक्तियां हैं ना राष्ट्रपति के पास, 352, 356, 360, वो किससे मिली थी, इसी से मिली थी। तो नेहरू जी ने इसके बारे में बोला है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इस एक्ट के बारे में नेहरू जी बोलते हैं कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 1935 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या था कि इस टाइम पर कौन था, जो वहाँ का राजा कौन था भी, जॉर्ज पंचम था। और
वायसराय कौन था? वेलिंगटन था। इसको क्या बोला जाता है? सैद्धांतिक निरंकुशतावाद का सिद्धांत। इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है ना, उसमें जो के तो इन्होंने अधिनियम उठा के यूं एक्ट जो है वो सेम टू सेम शामिल किए गए हैं। अब इसके थ्रू क्या 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 अधिनियम जो मतलब कार्य क्या क्या कार्य किए गए थे? सबसे पहले इन्होंने एक अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। प्रांतों में जो द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट कौन से अधिनियम से हुआ था? 1919 के अधिनियम से। उसको समाप्त कर दिया गया। जो इंग्लैंड में भारत परिषद अधिनियम थी, उसको समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जो प्रसार था, वो अब महिला, दलित, मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। यूपीएससी की स्थापना होती है 1919 के अधिनियम, ली आयोग 1926 में। ठीक है। और जो प्रांतों में अभी फिलहाल है, जो प्रांतों में जैसे आपका एचपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, ठीक है, ये कौन से अधिनियम से बनते हैं? 1935 की से। और क्या था भाई? जो आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति ना 123 आर्टिकल में, वो भी इसी से मिलती है। आपातकालीन शक्तियां हैं जो 352, 356, 360, वो भी इसी अधिनियम से बनती हैं। दूसरा, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो भी हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसकी स्थापना इसी एक्ट से होती है भाई, 1937 में दिल्ली में। ठीक है। और क्या होता है? जो बरार को है ना मध्य प्रांत में मिला दिया जाता है। मताधिकार का विस्तार किया जाता है। केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार, मताधिकार का विस्तार और केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। नेहरू जी ने इसको क्या बोला है कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा। आप है ना भी जैसे ऐसे मोटा मोटा साथ साथ याद करा करो। जैसे 1909 का अधिनियम हो गया, 1919 का अधिनियम हो गया, 1935 का अधिनियम हो गया। ठीक है। साथ एक दूसरे को रिलेट करोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश संसद समाप्त हो जाएगी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन, जो कि उस समय वायसराय था, ने विभाजन योजना को पेश किया। तो 3 जून को भी किसने पेश किया था? इसे माउंटबेटन ने पेश किया था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति और भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का पहला गवर्नर जनरल भारतीय कौन बनता है भाई? श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है। पहले भी वही हैं और अंतिम भी वही हैं, क्योंकि उसके बाद तो इसको समाप्ति कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति का पद का सृजन किया जाएगा। ठीक है। तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। जो भारतीय रियासतें थी ना, उन पर जो ब्रिटिश संप्रभुता थी, उसको भी समाप्त कर दिया। भारतीय सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय सचिव का पद था ना, अब इससे पहले भारतीय परिषद को, जो परिषद बनाई थी ना, उसको समाप्त किया गया था। ठीक है। जो भारतीय परिषद थी ना, उसको समाप्त किया था। अब भारतीय सचिव, देखो 3 चीजें पढ़ी हमने। भारत सबसे पहले तो देखो, जो भारतीय परिषद है, ये सचिव वाली, ये कहाँ बनती है? इंग्लैंड में। कौन से अधिनियम से बनती है? 1858 के अधिनियम से। तो जब 1919 का अधिनियम हमने पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि भारतीय सचिव को वेतन भारत से नहीं दिया जाएगा। 1935 में हमने क्या पढ़ा कि जो भारतीय परिषद है ना, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और 1947 के अधिनियम से हम पढ़ते हैं कि जो भारतीय सचिव का पद है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दोनों डोमिनियन राज्यों की विधानसभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण होने तक संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। मतलब जो 2 नए डोमिनियन राज्य कौन कौन से बने भी? भारत और पाकिस्तान। तो उनको यह शक्ति दी गई उनकी विधानसभाओं को, क्योंकि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है, तो वह स्वयं की विधानसभा बना सकती हैं। ठीक है। हो गए भाई। यहाँ तक सारे जितने परिषद अधिनियम थे वो सारे हमने कर लिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ मैं आपको। एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, एक 1858 का भारत परिषद अधिनियम, और एक 1861 वाला अधिनियम। उसके बाद 1909 वाला, 1919 और 1935। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप एक बार डीपली कर लेना। ठीक है। वैसे तो देखो है नहीं विकास के, क्योंकि ये संविधान के विकास के चरण में शामिल हैं ये चीज़ें, लेकिन अलग से पूछ सकते हैं भाई। ऐसे जैसे भारत शासन अधिनियम बता दो, 1935 वाला बता दो, 1909 वाला। ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है भाई, वो है संविधान वाला। ठीक है।
भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। भूमिका। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में एक लंबा समय लगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारतीय संविधान का विचार, क्योंकि देखो इसमें क्या है, निर्माण की प्रक्रिया, तो पहले किसने क्या विचार दिए, कैसे कैसे इसकी औपचारिक मांग की गई, कैसे फिर इसको कैबिनेट मिशन आएगा, पहले क्रिपस मिशन आएगा, उसको अस्वीकार कर देंगे, फिर कैबिनेट मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, कैसे चुनाव होंगे, फिर कैसे ये सारी मतलब कैसे बनती है भारतीय संविधान सभा। पहले तो संविधान सभा बनेगी ना, तभी तो भारतीय संविधान बनेगा, क्योंकि वो संविधान सभा ही मिलकर फिर अपने विचारों से दूसरे देशों से सारी चीज़ें इकट्ठा करके अच्छी चीज़ों को शामिल करके बनाएगी भारतीय संविधान को। ठीक है, तो भारतीय संविधान का विचार। भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में वामपंथी नेता यानी कि जो कम्युनिस्ट नेता थे M.N. रॉय द्वारा दिया गया था। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने भी प्रस्ताव रखा। 1934 में सबसे पहले M.N. रॉय कहते हैं संविधान सभा के लिए, और उसी साल भी 1934 में ही स्वराज पार्टी भी इसका प्रस्ताव रखती है। 1935 में अगले ही साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की औपचारिक मांग यानी कि ऑफिशियल तरीके से कब की जाती है, 1935 में कांग्रेस के द्वारा। 1938 में नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार की बात कही। वयस्क मताधिकार की बात कौन करते हैं, नेहरू जी। नेहरू जी की इस मांग को जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव है उसमें मान लिया जाता है। 1942 में क्रिपस मिशन संविधान के निर्माण के लिए भारत भेजा गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। जब 1942 में क्रिपस मिशन आता भी इसको अस्वीकार कर देते हैं। संविधान सभा का गठन। क्रिपस मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अब कौन कौन थे भाई, देखो जो आता कब है, जब क्रिपस मिशन असफल हो जाता है 1942 वाला, तो कैबिनेट मिशन भारत आएगा। उसमें 3 सदस्य हैं, कौन कौन है, पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफर्ड क्रिपस, एक तो विस क्रिपस था ना वही है, ठीक है, स्ट्रैफर्ड क्रिपस और A.V. अलेक्जेंडर। इस प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया। इसे संविधान सभा का नाम दिया गया, यानी कि किसके द्वारा स्वीकार किया गया भाई, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके थ्रू इसको स्वीकार कर लिया गया 1946 में। इसमें 3 लोग कौन कौन हैं, एक तो हो गया आपका पैथिक लॉरेंस, एक A.V. अलेक्जेंडर और एक क्रिपस। ठीक है, अब इसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या क्या प्रावधान थे वो आपको याद करने हैं। ये सारी निर्माण की प्रक्रिया ना, कैसे पहले तो संविधान सभा बनी फिर संविधान बनेगा ना, तो ये सारी निर्माण की प्रक्रिया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाती थी। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था थी। क्या बोल रहा है भैया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का आवंटन किया जाना था। ठीक है भाई, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट होनी थी। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296, इसमें 4 चीफ कमिश्नरी वाली भी शामिल हैं भाई। ठीक है, 292 + 4 हैं तो 296 सीटें हो गई, और देशी रियासतों को 93। ठीक है, जो इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे ब्रिटिश सरकार के, उसको 296, 292 + 4, क्योंकि 4 कमिश्नरी वाली भी शामिल है। देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई, 93। प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 प्रमुख समुदाय हिंदू, मुसलमान और सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाना था। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों, मतलब देशी रियासतों में चुनाव नहीं होने थे भी, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करेगा, जो रियासतों के प्रमुख है ना वो करेंगे, यानी कि 93 जो सीटें थी। इलेक्शन किसके लिए होगा, सिर्फ जो ये वाली सीटें ना 296 सीटें, इनके लिए इलेक्शन होगा। जो 93 देशी रियासतों की सीटें हैं उनके तो जो रियासतों के प्रमुख है ना, मान लो जो राजा हैं, वो उनको चुनकर भेजेंगे। तो इलेक्शन सिर्फ 296 सीटों के लिए होगा। संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है भाई, 1946 में चुनाव होते हैं। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य छोटे मोटे समूहों को प्राप्त होती हैं, और इसमें 15 महिलाएं भी शामिल होती हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से एक बार कर लेना है। देखो, सबसे पहले मैं एक बार आपको यहाँ तक का करवा देती हूँ। जो निर्माण की प्रक्रिया है, सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे कि कैसे कैसे, एक लंबा टाइम लग गया। 26 नवंबर 1949 को इसको
पारित किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले मांग कौन रखते हैं भाई? 1934 में M.N. रॉय, कम्युनिस्ट नेता हैं, वो रखते हैं M.N. रॉय। उसके बाद उसी साल जो है जो स्वराज्य पार्टी है वो भी इसकी मांग रखती है। 1935 में औपचारिक तरीके से मांग किसके द्वारा रखी जाती है? कांग्रेस के द्वारा। 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू है वो वयस्क मताधिकार की बात करते हैं कि भी वयस्क मताधिकार होना चाहिए 1938 में। उसके बाद उनकी इस मांग को 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसमें मान लिया जाता है। फिर कैबिनेट जो हमारा संविधान है उसके निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भेजा जाता भी 1942 में, लेकिन इसको ये दोनों ही अस्वीकार कर देते हैं, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस पार्टी भी। ठीक है, फिर कांग्रेस भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन बनता है 1946 में। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं, एक होता है पैथिक लॉरेंस, एक A.V. अलेक्जेंडर और एक स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाला। ठीक है, तो इसके द्वारा फिर क्या किया जाता है भी, एक बुनियादी ढांचे का स्वरूप तैयार किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? संविधान सभा। अब जो कैबिनेट मिशन था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जितनी भी देसी रियासतें थी और प्रांतें थी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। और सीट कैसे दी जानी थी कि 10 लाख पर एक सीट दी जानी थी। तो 389 सीटें थी भाई, उनमें से जो सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले थे ना, जहाँ पर इलेक्शन होनी थी, तो वो तो थी 296 सीट, उसमें जैसे 292 थी और 4 चीफ कमिश्नरी वाली थी। और जो 93 देसी रियासतों वाली थी तो उनमें तो क्या होना था, इलेक्शन नहीं होने थे। जो 93 देसी रियासतों की सीटें थी उनको किसने चुनना था? जो देसी रियासतों के प्रमुख हैं। इलेक्शन होने थे अब 296 सीटों के लिए। ये इलेक्शन होने थे भी, इनको क्या किया गया? 3 प्रमुख समुदायों में बांट दिया गया, हिंदू, मुसलमान और सिख में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और जो इलेक्शन हुए उसमें कैसे हुए थे? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से। टोटल कितनी सीटों के लिए इलेक्शन हुआ? 296। उस 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग को 73 और जो अन्य छोटे मोटे समूह थे उनको 15 सीटें। इसमें टोटल 15 महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, टोटल मतलब वो कांग्रेस में भी आ गई, सारे आ गई। ठीक है, मतलब 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये तो हो गया इसकी निर्माण की प्रक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान, मतलब इसी का पार्ट है भी संविधान सभा की कार्य प्रणाली। जो संविधान सभा बनाई गई ना, अब उसने कैसे कार्य किया? ठीक है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक दिन छोड़कर होगी भाई सारी कार्रवाई। ठीक है, 9 दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो उस दिन कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। फिर 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, क्योंकि वो अस्थायी थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। H.V.R. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे भाई, H.V.R. आयंगर। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जाता है भाई? 22 जनवरी 1947 को, क्योंकि 13 दिसंबर 1940 को तो पेश ही करते हैं और 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब अन्य कार्य क्या क्या किए इन्होंने? एक तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ले ली। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है? जिस साल हम आज़ाद हुए उसी साल 22 जुलाई 1947 को। और जो राष्ट्रीय गान और गीत है उसको 24 जनवरी 1950 को। देखो 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें होंगी भाई, एक बार इसको बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। देखो सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर को तो रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1940 को। उसको अपनाया कब जाता है? उसी से अगले साल यानी कि 22 जनवरी। वो तो उसी साल खत्म हो गया ना, दिसंबर के बाद जनवरी वो 47 ही आएगा। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है सबसे पहले। और जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय ध्वज, इसको फिर 22 जुलाई 1947 को, आप इनमें डेट में कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को 3 चीज़ें होती हैं, एक तो राष्ट्रगान और गीत, पता ना भी गान और गीत तो दोनों साथ ही आएंगे। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति स्वीकार किया जाता है। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक है जो 24 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है,
पहला राष्ट्रपति चुना गया। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। 114 दिनों तक इस पर विचार किया गया। कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। देखो भाई, ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था, 114 दिनों तक विचार किया गया, कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जिस समय संविधान लागू हुआ, संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया था। आपको पता है कि अनुच्छेद अभी भी 395 है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जैसे आर्टिकल ए बी, मतलब छोटे छोटे ए करके ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन अभी अनुच्छेद हम 395 ही पढ़ते हैं। और अनुसूचियां कितने पढ़ते हैं? 12, क्योंकि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। एक तो जो आपका भूमि से रिलेटेड है वो वाली, और 10वीं अनुसूची वो दल बदल वाली, 11वीं अनुसूची जो हमारी से रिलेटेड है ग्राम पंचायत से, और 12वीं उससे जो नगरों का है, ठीक है, नगर प्रशासन से है। तो टोटल अभी कितनी अनुसूचियां हैं इसके अंदर? 12 हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं फिलहाल, लेकिन जब संविधान लागू किया गया था तब कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये हमारा संविधान वाला क्वेश्चन था भाई। एक बार मैं दोबारा से आपको इसको रिपीट करूं, एक बार कर देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भी। संविधान के 3 ही क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन संविधान वाले में से 100% आएगा, तो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय के द्वारा इसकी मांग रखी जाती है। उसी साल 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा इसकी मांग रखी जाती है। 1935 में ऑफिशियल तरीके से कांग्रेस के द्वारा मांग रखते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं। उसको जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव है उसमें मान लिया जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता भी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, लेकिन उसको अस्वीकार कर देते मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक होते पैथिक लॉरेंस, एक स्ट्रैफर्ड क्रिप्स और एक A.V. अलेक्जेंडर। अब ये कैसे स्वरूप ढांचे का निर्माण करते हैं जिसको संविधान सभा कहा जाता है। अब संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? जो उसकी प्रांतीय हैं और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाना था। 10 लाख पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। पहले इसको 3 समूहों में बांट लिया गया, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू और सिख। और ये जो इलेक्शन हुए वो कैसे होते? एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति के द्वारा इसका इलेक्शन किया गया था। इलेक्शन में के लिए सीटों को बांटा गया भाई। सबसे पहले 389 सीट थी, जिसमें से 296 सीटें तो जो प्रांतों और चीफ कमिश्नरी की थी ना, 292 प्लस 4 चीफ कमिश्नरी की, वो दे दी गई। और 93 सीटें जो हैं वो देशी रियासतों को दे दी गई। इलेक्शन सिर्फ 296 सीटों के लिए होना था। जो 93 सीटें थी जो देशी रियासतों की थी उसको किसने करना था? जो देशी रियासत के प्रमुख है ना, उनको चुन के भेजने थे वो 93 लोग। तो इलेक्शन हुआ 296 सीटों के लिए। अब जब 296 सीटों का इलेक्शन हुआ उसमें से 208 तो किसको मिल गई भी? कांग्रेस को। 73 किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और 15 किसको मिली? जो छोटे मोटे राज्य रह गए ना, मतलब छोटे मोटी पार्टी रहेगी, उनको 15 सीटें मिली। इस सारे में 15 टोटल महिलाएं भी शामिल थी। ये तो हो गया संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। अब उसकी कार्य प्रणाली भी कैसे कैसे क्या क्या कार्य किया गया। जो सबसे पहले है आपका 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। 2 दिन के बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। उसके साथ साथ भाई जो आपके HC मुखर्जी थे और VT कृष्णमाचारी थे उनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। HVR आयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को एक दिन के बाद हो रहा है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सबकी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब और अन्य कार्य क्या किए थे भाई इसने? तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं, एक राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय गीत और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाना, ठीक है। उसके बाद भी हमने क्या पढ़ा था कि ये 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके किया गया था और इसमें
114 दिनों तक विचार किया गया। कुल 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भूमिका। भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे लिखित अमेरिका का संविधान, अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। संविधान लिखित और अलिखित 2 भागों में है, ठीक है। भारत का संविधान है वो सबसे लिखित संविधान है। वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा है और शब्दों के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है। उसमें केवल 7 वो हैं, आर्टिकल नहीं, आप क्या बोलेंगे उसको, अध्याय लगा लो चाहे, ठीक है। उसमें टोटल 8 ही हैं। हमारे यहाँ कितने हैं भाई? तो उसके अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा है और शब्दों के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा है। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है, और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत का संविधान लिखित संविधान होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, अनुच्छेद के अनुसार भी, और हाँ भाई आर्टिकल ही आएगा, ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार भी और शब्दों के अनुसार भी, क्योंकि जो अमेरिका का संविधान है ना वो सबसे छोटा माना जाता है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। विभिन्न स्रोतों से विहित भारतीय संविधान को बहुत से प्रावधान विश्व के कई देशों के संविधान से तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से लिए गए हैं, क्योंकि हमें पता ना कि 1935 का अधिनियम है, उससे सेम टू सेम काफ़ी सारे जो आर्टिकल है वो सेम टू सेम उठाए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों के छानने के बाद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हमने किया है। कठोर और लचीला संविधान। भारत का संविधान कैसा है भाई? काफ़ी ऐसे अधिनियम है जिसमें वो कठोर है और कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत आसानी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान प्रकृति में कठोर तथा लचीला है। संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे अमेरिका के संविधान में, परंतु कुछ में आम प्रक्रिया, क्योंकि देखो भाई अमेरिका में संशोधन करना बहुत मुश्किल है और ब्रिटेन में संशोधन करना बहुत आसान है। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ तो ऐसे प्रावधान हैं जिनमें बहुत आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी, मतलब है तो हमारा संघीय शासन, लेकिन हम एकात्मकता के साथ साथ, क्योंकि भी केंद्र को ज़्यादा, सबको पता है देखो है संघात्मक, लेकिन केंद्र को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना के साथ साथ एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी रखता है। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय स्वरूप भाई भारतीय संविधान ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय, मतलब वहाँ तो क्या है अध्यक्षीय प्रणाली है अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में कैसी है संसदीय। हमारे यहाँ संसद है ना, संसद जैसे कि भी संसद में कौन कौन शामिल होता है आपको पता होगा ना। संसद में 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति, 3 शामिल होते हैं भाई संसद के अंदर। तो हमारे यहाँ क्या है संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में कैसी है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, मतलब वहाँ पर अध्यक्ष ही होता है सब कुछ। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता का नियम ब्रिटिश संसद से लिया है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया है, क्योंकि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वही माना जाता है। हमारे यहाँ भी जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता वो कहाँ से ली है अमेरिका से। प्रमुख प्रावधान, जैसे आप इनको भी अलग अलग भी लिख सकते हो और एक ही में लिख सकते हो, वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना है कि आप जैसे भी आप मौलिक अधिकार लिखा उसके आगे फिर आपने उसको बना दिया हेडिंग, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के नीति निर्देशक तत्व, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, आपातकालीन प्रावधान। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस के संविधान से प्रेरित होकर जोड़ा गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है भाई
ब्रिटेन के सिद्धांत से, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत में 1989 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सबको पता नहीं कहाँ कब से कौन से आर्टिकल से हैं, 35 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। भारत में 1989 में 61वें संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वाइमर संविधान से दी गई हैं। वैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से हैं, कौन से अधिनियम में है भाई, 1935 के अधिनियम में, हमें अभी पढ़ी थी ना, 1935 के अधिनियम। एक तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति थी, दूसरा अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान है, क्योंकि इसमें विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों के अच्छे तत्वों को शामिल किया गया है। तो आप ये इसमें सारी विशेषताएं लिखनी हैं। तो सबसे पहले कठोर और लिखित संविधान है ये, कठोर और लचीला संविधान है, मतलब कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनमें आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ, और अमेरिका का कठोर है, आप साथ में एग्जाम्पल जरूर देंगे, और ब्रिटेन का लचीला है। लिखित और अलिखित संविधान, जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान कैसा भी अलिखित संविधान है। सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी और शब्दों के अकॉर्डिंग भी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कहाँ का है, अमेरिका का, क्योंकि वहाँ पर केवल 7 आर्टिकल हैं, और हमारे यहाँ कितने हैं, 395। इसके बाद भाई और क्या पढ़ा था हमने, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है, क्योंकि केंद्र को थोड़ा प्रेफरेंस जरूर दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था कैसी है यहाँ पर, संघीय है। सरकार का कैसा रूप अपनाया गया, अभी अध्यक्षात्मक प्रणाली को नहीं अपनाया गया जैसा कि अमेरिका में है। हमारे यहाँ ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके साथ साथ भी संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब जो संसदीय प्रभुता वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। लेकिन इसके साथ साथ जो न्यायिक सर्वोच्चता है ना, वो भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। उसके बाद भी आपको सारे लिख देने हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ये सभी हमने कहाँ से कैसे लिए हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी उसकी विशेषताएं थी। ये लास्ट क्वेश्चन है भी संविधान का, ठीक है। संविधान के 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि संविधान में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब और कैसे किया गया था। भूमिका, भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र बनने हुए, जिसमें से 165 दिन बैठकों में गए। संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। ये भाई अंगीकृत, मतलब उसको स्वीकार कैसे किया था, ठीक है, कब और किस प्रकार किया गया था संविधान को, वो भी संविधान सभा ने तो बना दिया ना। उसके बाद कैसे कैसे संविधान, कैसे उसमें छोटी समितियां, बड़ी समितियां बनी थी, वो सारा इसके अंदर आएगा। तो भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया था। इस दौरान संविधान सभा में अनेक इसके मसौदे पर एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई थी। 165 दिन इसकी बैठक में गए थे। टोटल 11 सत्र हुए थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का इसको टाइम लगा था। संविधान का प्रभाव में आना। संविधान सभा की समितियां संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए, आप इसमें थोड़ा सा वो भी लिख सकते हैं भी, 8 दिसंबर 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, वो वाली चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है। संविधान सभा की समितियां संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियों का निर्माण किया गया, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, ठीक है। टोटल कितनी थी भी, बड़ी कितनी थी, 8, और छोटी काफ़ी सारी थी। संघ बड़ियों में आप 2-3 का नाम लिख देंगे, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति। सबसे मेन कौन सी थी भी, प्रारूप, जिसने उसका प्रारूप तैयार किया था। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद पहला प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। मतलब उसका प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसके ऊपर था, प्रारूप समिति, और इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। जो पहला प्रारूप हुआ उसे अक्टूबर में 1948 में प्रकाशित कर दिया गया। दूसरे प्रारूप को पहला प्रारूप भी अक्टूबर में, और दूसरे प्रारूप को तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लगा। टोटल 141 बैठकें हुई थी इसमें। संविधान का प्रभाव में आना, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इसे पहली बार पढ़ा गया। 9 नवंबर 1948 तक इस पर आम चर्चा हुई। इस प्रकार 15 नवंबर 1948 तक
चर्चा हुई। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। इस समय लगभग 7,653 संशोधन प्रस्ताव में आए, परंतु 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई, क्योंकि वे इतने सारों पर तो चर्चा करना भी मुमकिन नहीं था। ठीक है। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार हुआ। अम्बेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय दी असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया। सभा में कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। टोटल कितने थे भाई यहाँ पर? 299, उनमें से 284 सदस्य उपस्थित थे जिसने इन पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। निष्कर्ष, भारतीय संविधान को बनाने से लेकर लागू करने तक संविधान सभा तथा उसकी समितियों की अहम भूमिका रही है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का कार्य सबसे अधिक था, जिसके कारण इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ ये कैसे कैसे हैं। सबसे पहले तो भारतीय संविधान को दिसंबर 1946 से जब इलेक्शन हो जाते हैं उससे लेकर 1949 के मध्य सूत्रबद्ध किया गया था। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसौदे पर एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं हुई। टोटल 11 सत्र हुए थे भी। 165 दिन इसमें बैठकें हुई और 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन का इसमें टाइम लगा था। जो संविधान सभा की समितियां थी उसमें क्या थी? 8 समिति तो कैसी थी भी? बड़ी थी। कुछ अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी। जो बड़ी समिति थी उसमें संघ शक्ति समिति, शक्ति समिति, संविधान समिति और प्रारूप समिति। जो मेन थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसने प्रारूप तैयार किया था। 29 अगस्त 1947 को इसका बनाया गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और पहला प्रारूप कब पेश किया जाता है? अक्टूबर 1948 में। ठीक है। इसी प्रकार से फिर भी इसके प्रारूप को 6 महीने का टाइम लगा था। 141 बैठकें हुई थी। संविधान का प्रभाव में आना 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। इसे पहली बार पढ़ा गया था 9 नवंबर 1948 तक। इस पर आम चर्चा हुई, मतलब 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक आम चर्चा हुई। दूसरी बार फिर 15 नवंबर 1948 तक चर्चा हुई। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। इस समय लगभग 7,653 संशोधन प्रस्ताव में आए थे, लेकिन 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार हुआ। अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। सभा में 299 सदस्य में से 284 उपस्थित थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। निष्कर्ष, भारतीय संविधान को बनाने से लेकर लागू करने तक संविधान सभा तथा उसकी समितियों में की अहम भूमिका रही है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का कार्य सबसे अधिक था, जिसके कारण इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। हमारा एक और पार्ट रह गया अभी। इसके बाद एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक का जो पॉइंट है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उसकी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो युद्ध हैं, मतलब वैसे तो हमने कोई युद्ध किया नहीं है, लेकिन जो ब्रिटिश वालों के यहाँ पर विभिन्न राज्यों के साथ जो युद्ध हुए हैं ना, वो हम उस दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद भी वीडियो देखने के लिए।